हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईओएस बोर्ड का जो है चैप्टर 9, ठीक है, होम साइंस का चैप्टर है, यानी गृह विज्ञान, खाद्य प्रशिक्षण। देखिए दोस्तों, खाद्य प्रशिक्षण के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम इसमें जानेंगे कि खाद्य जो पदार्थ होता है, जो भोजन पदार्थ है, उसको हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे हम जो है कई दिनों तक जो है खाद्य को जो है संभाल के रख सकते हैं। इसी विषय में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे कि खाद्य प्रशिक्षण होती क्या है और इसको हम कैसे जो है संभाल के रखेंगे और इसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर है। लेकिन खाद्य परीक्षण के करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईओएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खाद्य परीक्षण यानी प्रिजर्वेशन। देखिए दोस्तों, इसमें यही बात बताई गई है, खाद्य पदार्थ को जो है विनम्रता यानी चयन करने के महत्व तथा भोज्य पदार्थ को खराब होने की प्रक्रिया से बचने के लिए उचित भंडारण की विधि से परिचित हो ही चुके होंगे। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है? हाँ, इसका जो है प्रशिक्षण यानी प्रिजर्वेशन करके आपने अपने घरों में अवश्य देखा होगा कि आलू को चिप्स सुखाया जाता है, कच्चा आम को काट कर सुखाया जाता है, टमाटर की सॉस, चटनी, दाल की बड़ी और पापड़ आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार जो है परिष्कृत भोजन न केवल भोज्य में विविधता लाती है, बल्कि प्रशिक्षण के माध्यम से जो है फसल काटने के समय का जो अतिरिक्त उत्पाद होता है उसे भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षण कर दिया जाता है। हम लोग इस पाठ में इसी बारे में जानेंगे कि परीक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और सोचेंगे कि इसमें क्या क्या और कुछ होता है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि खाद्य प्रशिक्षण का अर्थ एवं इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, खाद्य परीक्षण वह है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को उनकी सही तथा अच्छी अवस्था में काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। एक अति सरल उदाहरण है दूध का उबलना। हम दूध को उबालते हैं इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। आप जानते हैं कि दूध को उबाल देने से दूध लंबे समय तक खट्टा नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि आपने दूध को संसाधित यानी प्रोसेस कर दिया है और इसे कम समय के लिए ही सही प्रशिक्षित कर दिया है।
खाद्य प्रशिक्षण खाद्य पदार्थ को संसाधित करने का एक तरीका है ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके और भविष्य में उसे जो उपभोग के लिए ठीक स्थिति में रखा जा सके। देखिए दोस्तों, खाद्य प्रशिक्षण का अर्थ यही होता है कि जो खाद्य पदार्थ आपके पास मौजूद है उसको आप जो है आने वाला समय के लिए जो है संरक्षित कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अचार ही माना जाता है, जिसको आप सालों साल तक जो है इसको संरक्षण करके रखते हैं। यह दूध को उबालने से जैसा सरल काम हो सकता है, या आम या नींबू का अचार बनाने जैसा जटिल काम भी हो सकता है। खाद्य को प्रशिक्षित करके हम उस खाद्य पदार्थ की जो है उम्र यानी सेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। क्या आप पहले से ही भोजन के सेल्फ लाइफ के अर्थ को जानते हैं? हाँ, इसका अर्थ उस समय विधि से है जिससे हम भोजन को दोबारा मनुष्य के उपभोग के लिए सही रखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों इनको जो है समय अवधि के लिए भोजन को जो है संरक्षित रखने के जो उपाय है उसी के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी रहता है। खाद्य प्रशिक्षण की आवश्यकता, देखिए प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी है। कहते हैं खाद्य पदार्थ की जो है सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। पहला कार्य तो यही होता है कि खाद्य पदार्थ को हम क्या करते हैं, सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। नए उत्पाद जैसे कि जैम, पापड़, अचार आदि बनाना। इस खाद्य पदार्थ को वर्ष भर जो है सभी पसंद करते हैं, इसीलिए हम इसको संरक्षित कर लेते हैं। प्रशिक्षण करने के उपरांत खाद्य पदार्थ का आयतन घट जाता है, जिसे उसे भंडारित करना और आवागमन सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम गाजर 1 किलोग्राम गाजर के जो है मुरब्बे से कहीं अधिक स्थान घेरती है। तो ये चीज़ें जो होती है एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण बन जाती है। कहते हैं मौसमी फल या सब्जी जब स्वादिष्ट और सस्ती हो उस समय ही उसे भंडारित कर लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी भी होता है और ये कार्य आप भी करते हो। उसके पश्चात है खाद्य प्रशिक्षण के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, इसका सिद्धांत जानना भी ज़रूरी है कि आखिर कौन से जीव जंतु जो है, कौन से कीड़े मकोड़े हैं जिनको ख़राब करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमने पहले ये सीखा है कि दूध को उबाल कर हम उसे लंबे समय के लिए प्रशिक्षित करते हैं, पर वास्तव में दूध को उबालने में सिद्धांत हम क्या है इसका अर्थ। हम दूध का तापमान बढ़ाकर उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु को मार देते हैं। सूक्ष्म जीवाणु अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकते हैं। यह जो है खाद्य प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम लोग खाद्य प्रशिक्षण के कुछ और सिद्धांतों के बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आती है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना अत्यंत आवश्यक है। सूक्ष्म जो कीटाणु होते हैं वो किसी भी चीज़ को नष्ट करने के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रभाव को रोकना या विलंबित करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है एंजाइम के प्रभावों को रोकना। देखिए दोस्तों, एंजाइम की वजह से भी कोई वस्तु जो होता है खराब हो जाता है। कोई जैसे आम, आपको पता ही है कि जब उसमें एंजाइम काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाता है तो वो जो है फल को पीला कर देता है। तो एंजाइम के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है, और सूक्ष्म जीवों के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे समक्ष यही आता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना। कहते हैं आप दूध उबालने के उदाहरण के बारे में पहले ही जानते हैं, जिससे जो है सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। कभी कभी ताप को कम समय के लिए दिया जाता है, जैसे मात्र अनपेक्षित सूक्ष्म जीवाणु मारे जाते हैं, अर्थात जो सूक्ष्म जीवाणु भोजन के खराब कर सकते हैं, जैसे कि दूध को जो है पास्चुराइजेशंस में किया जाता है। घर पर भोजन पकाना या टीन के डिब्बे में भोजन बंद करना, यानी डिब्बे बंद पदार्थ दोनों में ही जो है अनपेक्षित सूक्ष्म जीवाणु मरते हैं, अर्थात भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सकता है। उसके पश्चात जो है सेकेंड पॉइंट, सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव को रोकना और विलंबित करना। देखिए हम जानते हैं कि छिला हुआ सेब जल्दी खराब हो जाता है, बजाय उस सेब को जो साबुत होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सेब का छिलका रक्षक कवच की तरह होता है, जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रवेश को रोकता है।
इसी प्रकार मूंगफली और अंडे का जो छिलका होता है, फलों एवं सब्जियों का छिलका होता है, रक्षा आवरण की तरह कार्य करता है और सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रभाव को भी रोकता एवं काम करता है। कहते हैं पॉलीथीन के थैली या एल्युमिनियम्स के कवर में पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ की सूक्ष्म जीवाणुओं से सुरक्षित रहता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं को पनपने के लिए हवा और पानी की आवश्यकता होती है। अगर ये हटा लिए जाएं तो हम जो है इनका प्रभाव को रोक सकते हैं और भोजन को खराब होने से भी बचा सकते हैं। ताप को कम करना और खाद्य पदार्थ को जमा देना भी खाद्य प्रशिक्षण का एक तरीका है। आपने जमा हुआ खाद्य पदार्थ देखा होगा। जमे हुए खाद्य पदार्थ को ताज़े खाद्य पदार्थ की तुलना में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि सूक्ष्म जीवाणु कम तापमान पर क्रियाशील नहीं होते हैं। इस प्रकार जब हम खाद्य पदार्थ को फ्रिज में या फ्रीज़र में रखते हैं तो हम वास्तव में सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को करने से रोकते हैं। कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट और पोटाशियम मेटाबाइट सल्फाइड भी सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। इस प्रकार आपने ये सीखा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रभाव को विलंबित किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है। निम्न तरीके से ऐसा किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम यही कर सकते हैं कि सुरक्षा आवरण प्रदान करके, जैसे आपने फल में देखा होगा कि उसका कवच जो होता है वो होता है सुरक्षा आवरण की तरह होता है, उसमें सूक्ष्म जीव जो है प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरा मेथड जो होता है तापमान को बढ़ाकर, मान लीजिए जैसे दूध को आपने उबाल के जो है उसका सूक्ष्म जीवाणु नष्ट कर दिए थे, उसी को ही जो कहते हैं हम तापमान को बढ़ाकर भी ऐसा किया जा सकता है। तापमान को घटाकर यानी जो है उसको फ्रीजिंग करके, फ्रीजिंग करने से भी सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं पनप नहीं पाते हैं। और तीसरा और चौथा मेथड जो है रसायनों का प्रभाव करके। देखिए दोस्तों, रसायन में भी डाल के जो है सूक्ष्म जीवाणु के प्रभाव को रोका जा सकता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात जो है एंजाइमों के प्रभाव को रोकना। देखिए एंजाइमों के कारण भी भोजन खराब होता है। ये एंजाइम में प्राकृतिक रूप से ही विद्यमान होती है। फलों का ही उदाहरण ले लें। एक कच्चे केले और कुछ दिनों तक रखें और निरीक्षित करें कि क्या घटित होता है। हाँ, वह केला जो है पकेगा, पीला होगा और फिर सड़ना तथा भूरा होना शुरू हो जाता है। ये सब उसमें विद्यमान एंजाइम के कारण ही होता है। यदि एंजाइम के प्रभाव को रोक लिया जाता है तब क्या होगा? खाद्य पदार्थ खराब होने से रोका जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना एंजाइम का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो किसी भी चीज़ को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। कहते हैं एंजाइम के प्रभाव को हल्के ताप के प्रभाव से रोका जा सकता है। यानी आप उसको थोड़ा सा ताप लगा दें तो हो सकता है जो उसका प्रभाव जो है आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद डिब्बा बंद करने या जमाने से पूर्व सब्जियों को है गर्म पानी में डुबोया जाता है या कुछ देर तक के लिए ताप के संपर्क में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को जो है ब्लोचिंग भी कहते हैं। यानी जो आप डुबा के रखते हो गर्म पानी में सब्जियों को, तो उसको हम ब्लीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। जब हम दूध को उबालते हैं तो न सिर्फ उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु को मारते हैं बल्कि एंजाइमों के प्रभाव को भी रोकते हैं। इससे दूध की जो है सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है खाद्य प्रशिक्षण की घरेलू विधियाँ। देखिए दोस्तों, घरेलू विधियाँ हम क्या क्या कर सकते हैं? सुखाना या निर्जलीकरण करना, नमक मसाले और तेल के साथ अचार डालना या जैम और जेली मुरब्बा बना के या शरबत और जूस बनाकर या जमाना। ये सारे प्रक्रिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सारे जो है घरेलू प्रक्रिया है। सबसे इसमें पहला जो आता है घरेलू प्रक्रिया में जो आता है सुखाना या निर्जलीकरण करना। देखिए सुखाना या निर्जलीकरण करना क्या है? इसमें जो है सुखाने द्वारा खाद्य पदार्थ का प्रशिक्षण एक प्राचीन विधि है जिसे अनाज, दाल, सूखे मेवे आदि को संरक्षित करने में प्रयोग करते हैं।
निर्जलीकरण का अर्थ है कि हवा के तेज प्रभाव के साथ ताप को नियंत्रित करना होता है। सूखे खाद्य पदार्थ को प्रशिक्षित होती है क्योंकि उसमें जो उपस्थित आर्द्रता का स्तर कम होता है, जिससे उसमें सूक्ष्म जीवाणु पनप नहीं पाते हैं और एंजाइम की क्रियाशीलता रुक जाती है। इससे भार में कमी आ जाती है। सूखे भोज्य पदार्थ ज़्यादा आसानी से जो है इधर उधर भेजे जाते हैं और भंडारित भी किए जाते हैं। आप घर पर ही खाद्य पदार्थ के धूप में सुखाने वाले विधि से अनेक प्रकार के पापड़, आमचूर, आलू, केला चिप्स, बड़ी आदि बना सकते हैं। सब्जियों को भी इस प्रकार से जो है प्रशिक्षित किया जा सकता है। पहले ब्लीचिंग करके भी धूप में सुखाकर आप बीन्स, मटर, आलू जो है फूल गोभी, भिंडी, लहसुन, प्याज और हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखा सकते हैं। जरदालू, केला जो है चुआ आरा, अंगूर, आड़ू, सेब आदि फलों को भी धूप में सुखाया जा सकता है। ये साधारण सी विधि है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पुदीना, पालक को अच्छी तरह धोकर तोड़कर साफ कपड़े पर जो है फैलाकर धूप में रखते हैं। इससे जो धूल कण से बचाया जा सकता है और मलमल के कपड़े से ढक सकते हैं। सूखने के बाद इन्हें साफ सूखे जो है हवादार डिब्बों में रख देते हैं। तो ये जो हो जाता है निर्जलीकरण कहलाता है। यानी जो ये निर्जलीकरण जो है मुख्य धारणाएं इसी पे आधारित होती है। अब देखिए हम जो करने जा रहे हैं आलू के चिप्स बनाना। दोस्तों आलू के चिप्स बनाना एक साधारण सी बात है जो आप अपने घरों में भी करते हो। सबसे पहले तो हम यही सामग्री में लेंगे आलू, पानी, नमक, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड, पॉलीथीन के थैले, ट्रे या बड़ी प्लेट या बड़ी पॉलीथीन शीट्स, मलमल का कपड़ा। तो ये सारे जो होते हैं सामग्री के रूप में आपके पास होना अत्यंत आवश्यक है। आलू के चिप्स बनाने की विधि कहते हैं कि विधि आलू के धो लें और 2 से 3 mm की मोटाई में गोलाकार रूप में काट लें। टुकड़ों को उबलते पानी में जो है 3 से 4 मिनट के लिए डालें। टुकड़ों को निकाल कर चिप्स को ठंडे पानी में डुबोए जिसमें थोड़ा नमक और पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट डाला गया है। 1 किलो पानी में जो है 20 ग्राम नमक और 3 ग्राम पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट रख दें। 10 मिनट तक डुबो कर रखें। यह सब्जियों को काला होने से रोकने के लिए किया जाता है। इससे जो होता है आपका पापड़ कभी काला नहीं पड़ेगा या कोई तरह के उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आलू के इन टुकड़ों को एक ट्रे पर जो है पॉलीथीन शीट पर फैला दें। मलमल के कपड़े से ढक दें और धूप में कई दिनों तक रखें जब तक यह पूरे सूख नहीं जाता। हवा बंद टाइट बर्तनों में रखें या पॉलीथीन के थैले में इसको पैक कर लें। कहते हैं कि इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है अब केले को भी निर्जलीकृत किया जा सकता है। यानी निर्जलीकृत करने का ये सबसे आसान और सबसे इजी मेथड है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है नमक, मसाले और या तेल के साथ अचार डालना। देखिए दोस्तों पिक्कल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये जो चीज़ें होती है आपको सभी घरों में जो है उपस्थित रहेगी। चाहे कोई भी घर हो, चाहे गरीब का घर हो, चाहे अमीर का घर हो, सब में जो है अचार के हर एक व्यक्ति जो है शौकीन होते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आप अपने हाथों से इन अचार बनाते हो तो वो जो होता है काफ़ी पौष्टिक भी होता है और आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां अचार ना खाया जाता हो। उन अचारों के नाम याद करें जो आपने खाए हों। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार नमक, मसाले और तेल अचार को जो है प्रशिक्षित करने में सहायक होते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ में कुछ मात्रा में पानी उपस्थित होती है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को पनपने में मदद करती है। जब नमक और मसाले मिलाए जाते हैं तो ये उस खाद्य पदार्थ से पानी सोख लेते हैं, इसलिए सूक्ष्म जीवाणु अब पनप नहीं सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये खाद्य पदार्थ का स्वाद भी बढ़ाते हैं। मिर्च, मसाला और काली मिर्च, हींग आदि जो होते हैं अचार को बनाए रखने के लिए और उसकी लाइफ स्टाइल या स्वादिष्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि अचार आमतौर पर तेल की एक परत से ढके होते हैं। क्यों? क्योंकि तेल की यह परत उस खाद्य पदार्थ को हवा के संपर्क में आने से रोकता है और इस प्रकार सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है प्रवेश को भी रोकता है। कुछ खाद्य पदार्थ जिनका अचार डाला जा सकता है वह है नींबू, आम, आंवला, गाजर, अदरक, गोभी, लाल मिर्च, हरी मिर्च आदि। निश्चित रूप से आप अन्य नामों को इसी सूची में जोड़ भी सकते हो। अचार बनाने का तरीका एकदम सरल है।
इस विधि के आधार पर आप अन्य प्रकार का अचार भी तैयार कर सकते हो। चलिए देखते हैं कौन सी विधि है। आप जैसे यहाँ पर डायग्राम देख ही रहे होगे, इसमें जो साफ तौर पे बताया गया है, फल एवं सब्जियों को क्या कर ले, सबसे पहले धो ले, अच्छी तरह से इसको सुखाएं, साफ बोर्ड पर टुकड़े में काट ले। सुखाने के बाद जो है पानी घर जाने के बाद इसको साफ टुकड़े में काट लें। उसके पश्चात जो है नमक और मसाले के साथ इसको मिला दें। सूखे एवं निसंक्रमित बर्तनों में रख दें, यानी बर्तन में उसको रख दीजिए। नमक एवं तेल में डुबोकर ढकें। कस के बंद होने के वाले ढक्कन में इसको बंद करके रख दें। इस प्रकार जो है आपका जो है अचार तैयार हो जाता है, बहुत ही सरल मेथड के रिगार्डिंग। उसके पश्चात हमारे समक्ष है नींबू का मीठा अचार। देखिए दोस्तों, नींबू का मीठा अचार बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सामग्री में किस चीज़ की आवश्यकता होती है। नींबू 1 किलोग्राम, नमक 150 ग्राम, काला नमक जो है 100 ग्राम, लौंग जो है 2 ग्राम, अजवाइन जो है 40 ग्राम, हींग जो है 1 ग्राम, काली मिर्च पाउडर 40 ग्राम, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है चीनी, जिसका आप 200 ग्राम इसमें प्रयोग कर सकती हो। उसके बाद बनाने की विधि जो है बहुत आसान है। पहले हम क्या करेंगे, गोल पूरी तरह से पका हुआ और रसदार नींबू लें, अच्छी तरह धो लें और सुखा लें। प्रत्येक नींबू के जो है 8 टुकड़े करें, एक साथ यानी मतवान में रख दें। सभी मसाले और चीनी मिला लें, अच्छी तरह हिलाएं। अचार को धूप में जो है 10 से 12 दिन रखें। समय समय पर जो है इसको हिलाते रहें, और इस प्रकार जो है आपका जो है अचार तैयार हो जाएगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। उसके पश्चात है जैम, जेली और मुरब्बा बनाना। देखिए दोस्तों, जैम, जेली और मुरब्बा बनाना बहुत ही आसान तरीका है। फल के गुदेदार भाग को पर्याप्त मात्रा में चीनी के साथ उबालकर आप जैम बना सकते हैं। यानी जो फल होता है, जो गुदेदार पार्ट होता है, उसको चीनी के साथ मिला के उसको उबाल लीजिए, आपका जो है जैम तैयार हो जाएगा। उबालने से यह गाढ़ा मिश्रण बनता है। जैम पपीता, अनानास, कच्चा आम, सेब आदि का बनाया जा सकता है। जेली के लिए फल की पानी के साथ या बिना पानी के उबालकर बनाया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त जूस को छान कर अलग कर लिया जाता है, और इस जूस में जो है पैक्लिन होती है, और इसमें अम्ल मिलाकर चीनी के साथ पकाए मिश्रण को उस समय तक गर्म किया जाता है जब तक वह जेली जैसे पदार्थ में जम नहीं जाता। पैक्लिन फलों में पाए जाने वाले रसायन है जो जेली के जमने में मदद करता है। यानी पैक्लिन फलों में पाए जाने वाले जो रसायन होता है वो जो है जमने में जो है बहुत ही मदद करता है। अच्छी प्रकार से बनी हुई जेली पारदर्शी, अच्छे से जमी हुई और फल का जो है मूल स्वाद देती है। अमरूद, अनानास अथवा संतरा से आसानी से जेली बनाए जा सकते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए फल को चीनी के घोल में तब तक उबाला जाता है जब तक वह नरम नहीं हो जाता। मुरब्बे को रोटी, पूरी आदि के साथ बहुत शौक से खाया जाता है। अब हम लोग यह सीखें कि मिश्रित फलों का जैम और आंवले का मुरब्बा किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले हमारे समक्ष जो होगा मिश्रित फलों के जैम बनाने के तरीका। देखिए इसमें सामग्री जो होता है, मिश्रित फलों के जो है गुद्दा आप ले लीजिए 500 ग्राम, चीनी 500 ग्राम, साइट्रिक अम्ल जो है 4 ग्राम, एक चाय का चम्मच, यानी पानी जो होगा 100 मिलीलीटर लेना पड़ेगा। फल की सुगंध जो है कुछ बूंद, और लाल रंग यानी 1.5 आधा चम्मच। उसके पश्चात बनाने की विधि, फलों को धो ले, छील ले और छोटे छोटे टुकड़े काट लें। केला, सेब, आम आदि फल लिए जा सकते हैं। फल के टुकड़ों को जो है मसलकर या मिक्सर में डालकर गुद्दा बना ले। सेब के छिलके और बीज को जो है 10 मिली पानी में उबाले, इसे छान ले और जल को फलों के गुद्दे से मिलाएं। छिलके से पैकेट प्राप्त होगा। फलों के गुद्दे को 10-15 मिनट तक उबालें। चीनी गलाएं और मिश्रण को जो है मिलाते हुए उबालना जारी रखें। करीब 30 मिनट के बाद जब मिश्रण गाढ़ा होना आरंभ हो जाता है तो इसमें जो है साइट्रिक अम्ल मिला दीजिए। साइट्रिक अम्ल पानी की थोड़ी मात्रा में घोल कर मिलाइए। उबालना उस समय तक जारी रखें जब मिश्रण के चम्मच में लेकर जो है गिराने पर यह एक प्लेट या शीट के जमे हुए रूप में गिरे। जब आप इसे एक प्लेट पर रखते हैं तो एक ही तरह जमा रहेगा। इससे अंतिम बिंदु यानी एंड पॉइंट का ही पता चल जाता है। जैम को आग पर से उतार ले और एसेंस और रंग मिलाएं।
गरम जैम को एक साफ जो है बोतल में भरें और बोतल को ठंडा होने दें। गरम जैम भरते समय बोतल के लकड़ी के तख्ते पर रखें। अगर आप जैम के लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो मोम की एक परत इस पर डालें और बोतल को कसकर बंद कर लें। मोम को इस्तेमाल के समय हटाया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है इसको बनाने के लिए। ये जो हमने किया था वो मिश्रित फलों के जैम बनाना है, यानी फल का जैम बनाने की विधि थी। अब हम सीखेंगे आंवले का मुरब्बा बनाना। देखिए दोस्तों, आंवले का मुरब्बा बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सामग्री हमें कुछ ही कुछ चाहिए। आंवला 1 किलो चाहिए और चीनी जो है ये 1.5 किलो के आसपास चाहिए। इसको बनाना बहुत ही सरल विधि है। आंवले को कांटे से जो है गोंद लें और छेद करें और जो है 5 मिनट तक भाप से पकाएं। चीनी का 50% यानी 750 ग्राम पहले दिन आंवले में मिला दें। दूसरे दिन यदि चीनी न घुली हो तो आंवले को निकालकर आंच पर चीनी गला लें। फिर चाशनी ठंडी होने पर आंवला डाल दें और बाकी चीनी मिलाएं। 3 दिन यही प्रक्रिया दोहराएं। 15 दिनों के बाद इसे प्रयोग करें। अब आंवला का मुरब्बा तैयार है और आप इसको शौक से खा भी सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शरबत बनाना। गर्मी के दिनों में सभी 1 गिलास ठंडा नींबू का शरबत पसंद करते हैं। नींबू का तथा अन्य शरबत आसानी से घर पर ही बनाए जा सकते हैं। शरबत तैयार करने के लिए फल के रस को चीनी के घोल में मिलाया जाता है। चीनी की मात्रा फल के रस की मात्रा पर निर्भर करेगा। शरबत को ऐसी बोतल में भरा जाना चाहिए जिसका मुंह संकरा हो और ढक्कन कसकर बंद होता हो। आप आम, अंगूर, अनानास आदि का शरबत बना भी सकते हैं। शरबत बनाने की साधारण विधि कुछ इस प्रकार से होता है। फलों का जो है रस निकालें तथा छान लें। चीनी और पानी मिलाकर जो है चाशनी बनाएं। जो चाशनी में जो है साइट्रिक एसिड मिलाएं। जब ऊपरी सतह पर एक सफ़ेद परत जम जाए तो आंच पर से उतार लें। चाशनी को ठंडा करके छान लें। जूस को निकाल कर उसे रंग और एसेंस मिलाएं। जूस में पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड KSMS या सोडियम बेंजोनेट मिलाएं, जिसका तुरंत जीवाणु रहित बोतल में ऊपर से थोड़ी जगह छोड़कर भर देंगे। इसमें जो कुछ नोट करने बात ये होती है कि अंगूर का रस निकालने के लिए 5 से 10 मिनट तक अंगूर को पकाएं और फिर छन्नी से छान लें। अनानास का रस निकालने के लिए जो है बगैर छिलका हटाए टुकड़े में काटें, कद्दूकस करें, फिर मलमल के कपड़े में से निचोड़ते हुए रस निकाल लें। तो ये चीज़ जो होती है आपके लिए बहुत ही विशिष्ट बनाती है। एक बात तो दोस्तों जो है बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है वो होता है कि बोतल को जीवाणु रहित रखना। देखिए, बोतल को जीवाणु रहित करने के लिए जो इस मेथड को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन कहते हैं। किसी भी उत्पाद को संरक्षित रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि बोतल को अच्छी तरह से जीवाणु रहित कर लिया जाए। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी भर लें जिसमें बोतल के डुबाया जा सके। तली में कपड़ों की एक परत बिछा दें जिसके ऊपर जो है बोतल को रख दें। बोतल को उबलते पानी में 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जीवाणु रहित होने के बाद बोतल को अच्छी प्रकार ढक दें ताकि इसमें पुण्य जीवाणु संक्रमण न हो पाए। उसके पश्चात है जमाना। देखिए दोस्तों, मौसम में फल को जमा लेना काफ़ी लाभदायक होता है और यह तब काम आता है जब उसका मौसम नहीं रहता है। उदाहरण के लिए जाड़े के दिनों में जब मटर सस्ती और बढ़िया मिलती है तो उसे जमाना गर्मियों के मौसम के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाता है। आइए सीखें कि मटर को किस प्रकार जमाया जा सकता है। मटर को जमाने की क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है। इसमें जो है ताज़ी व मुलायम मटर चुनें व छील लें। पर्याप्त पानी लें और जिसमें जो है मटर पूरी तरह से डुबाया जाए। प्रति 1 लीटर पानी पर लगभग 10 ग्राम नमक मिला लें और उबालें। उबलते पानी में जो है मटर डालें और 2 मिनट तक रखें। छान लें और तुरंत ठंडा कर लें। छोटे पॉलीथीन बैग में पैक करें। बैग को दबाकर हवा निकाल लें और मोम से जो है सील कर लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पैकेट में हवा के साथ कोई सूक्ष्म जीवाणु न रह जाए। पैकेट को जो है फ्रीज में रखें। आप इसी प्रकार जो है फूल गोभी, बीन्स, गाजर, भिंडी, हरे चने, पालक, मेथी आदि को भी जमा सकते हैं। जमे हुए खाद्य पदार्थ को भंडारण के लिए जो है 18 सेल्सियस ताप की जरूरत होती है। खाद्य पदार्थ की प्राकृतिक भंडारण का तापमान भंडारण की अवधि के निर्धारित करती है।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।